हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को देखेंगे। ईपीएफ एक्ट जो 1952 था ना, उसी के सेक्शन 6 में बताया गया था कि ईपीएस स्कीम बनाया जाएगा। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को आज हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूँ सेक्शन और पैरा में क्या डिफरेंसेज है। तो सेक्शन जो होते हैं ना वो एक्ट में होते हैं। तो हमारा जो 52 का जो था ना 1952 का ईपीएफ एक्ट, वो एक्ट था, इसीलिए उसमें जो 1 2 3 होते थे ना वो सेक्शन होते थे। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो एक स्कीम है जो एक्ट के थ्रू बना है। तो स्कीम में जो होते हैं ना 1 2 3 4 5 ये जो होते हैं पैरा होते हैं। तो पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3 इस तरह से हम लोग देखेंगे ईपीएस स्कीम में कि नहीं आया समझ में। तो सबसे पहला पैरा जो है वो है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि हमारा जो ईपीएस स्कीम बना है वो सेक्शन 6 के अंतर्गत बना है, कि जो कि हमारा ईपीएफ एक्ट 1952 में है, सेक्शन 6 के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग इस ईपीएस स्कीम के अंदर जाते हैं और उसमें सबसे पहला पैरा जो आता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और एप्लीकेशन के बारे में। उस पैरा के अंदर में सब पैरा भी है 1 2 3। तो पहला जो सब पैरा 1 है उसमें बोलता है कि इसका नाम जो होगा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 होगा। जो सब पैरा 2 है उसमें जो है ए भी करके दिया गया है। तो ए में बताता है कि ये जो स्कीम होगा 16 नवंबर 1995 से जो होगा इफेक्टेड फ्रॉम होगा, मतलब लागू होगा। ठीक है, उसके बाद 2 के बी में बोला जाता है कि एम्प्लॉय हैव एन ऑप्शन टू मेंबर ऑफ दिस स्कीम इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1993। मतलब कि जो स्कीम तो बना 16 नवंबर 1995 से ये स्कीम जो है पूरे देश में लागू होगा। लेकिन एम्प्लॉय सबको ऑप्शन दिया जाएगा कि 1 अप्रैल 1993 के बाद है वो लोग जुड़ सकते हैं इसमें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, कोई भी एक्ट स्कीम बनता है ना तो पिछले 2-4 साल को लेके चलता है। तो इसीलिए ईपीएस स्कीम में भी ये ऑप्शन दिया गया, उसके बारे में मैं डीप में अंदर में बताऊंगा। ऑप्शन दिया गया कि 1 अप्रैल 1993 के बाद का जो मेंबर है वो सब बन सकता है। अगर उनको ऑप्शन दिया जाएगा वो लोग बन सकते हैं ईपीएस का पार्ट, कि नहीं आया समझ में। तो ये दोनों डेट को याद रखना है कि 16 नवंबर 1995 से ईपीएस स्कीम लागू हुआ, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया गया कब से, तो 1 अप्रैल 1993 से जुड़ने का ऑप्शन हुआ। उसके बाद जो सब पैरा 3 है उसमें बोलता है कि ये एक्ट किस पे, ये स्कीम जो है किस पे लागू होगा। तो उसमें लिखा गया कि ये स्कीम उस सभी एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉय पे लागू होगा जो ईपीएफ एक्ट 1952 के पार्ट है। मतलब जिस पे ईपीएफ एक्ट 1952 लगता है ना उस पे ईपीएस स्कीम भी लगेगा, कि नहीं आया समझ में। तो ये जो है हमारा पैरा 1 खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग पैरा 2 की ओर चलते हैं। पैरा 2 में डिफिनेशन दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला, जब भी इस पूरे पार्ट में पूरे स्कीम में कहीं भी आपको एक्ट दिखे ना, तो एक्ट का मतलब आप समझिएगा कि ये जो बात कर रहा है वो 1952 एक्ट जो है हमारा ईपीएफ एक्ट 1952 की बात कर रहा है। अब ईपीएस स्कीम में पूछेगा कि एक्चुअल सर्विस का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअल सर्विस का मतलब होता है कि 16 नवंबर 1995 या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस दोनों में जो लेटर का हो वहाँ से लेकर के डेट ऑफ एग्जिट तक। नहीं समझे आप? फिर से सुनिए कि जो एक्चुअल सर्विस का मतलब होता है वो सर्विस जो 16 नवंबर 1995 या और डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर के इस दोनों में जो लेटर का हो वहाँ से लेकर के डेट ऑफ एग्जिट तक। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, कोई मेंबर 2005 में ज्वाइन किया, 2010 में छोड़ा, तो उसका 5 साल का एक्चुअल सर्विस होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 1995 से पहले का, मतलब 16 नवंबर 1995 का जो है 1995 से पहले का सर्विस नहीं लेना है, क्योंकि ये एक्चुअल सर्विस का मतलब होता है कि 16 नवंबर 1995 से बाद की सर्विस की बात करता है एक्चुअल सर्विस में। ठीक है, तो एक्चुअल सर्विस का डिफिनेशन बोलता है एग्रीगेट पीरियड ऑफ सर्विस 16 नवंबर 1995 या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस दोनों में लिखा हुआ है विच एवर इज लेटर, इस दोनों में वहाँ से लेकर के जब वो छोड़ा है कंपनी एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ा है डेट ऑफ एग्जिट तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद कमिश्नर की बात करता है। कमिश्नर कहीं भी लिखा हो तो कमिश्नर का मतलब वही होता है जो ईपीएफ एक्ट सेक्शन 5D के अंतर्गत मैंने आपको बताया है। तो सेक्शन 5D में जो कमिश्नर का डिफिनेशन दिया गया वही कमिश्नर का डिफिनेशन यहाँ पे रहेगा। कंट्रीब्यूटरी सर्विस किसे बोला जाता है? तो कंट्रीब्यूटरी सर्विस का मतलब सिंपल सा हुआ कि जो हमारा एक्चुअल सर्विस है जिसमें कंट्रीब्यूशन आया है उसे हम लोग कंट्रीब्यूटरी सर्विस बोलेंगे। इलिजिबल मेंबर का मतलब क्या हुआ? इलिजिबल मेंबर का मतलब ये हुआ कि जो मेंबर ईपीएस स्कीम में जुड़ने के लिए इलिजिबल है। ठीक है, एग्जिस्टिंग मेंबर क्या हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जिस्टिंग मेंबर किसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग मेंबर। तो देखिए हमारा जो ईपीएस स्कीम है ना ये 1995 में बना है, लेकिन इससे पहले भी हमारा एक फैमिली पेंशन स्कीम था 1971।
तो फैमिली पेंशन स्कीम का जो लोग मेंबर थे ना, जो लोग सदस्य थे फैमिली पेंशन स्कीम के, जो लोग पार्ट थे ना, उस सभी को जो है ईपीएस स्कीम में लाया गया। मतलब उस सभी को ऑप्शन दिया गया कि आप लोग भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो वो लोग जब जुड़ गए ना, तो वो उसका एसेट एंड लाइबिलिटी, फैमिली पेंशन स्कीम का एसेट एंड लाइबिलिटी को ईपीएस स्कीम में ट्रांसफर कर दिया गया। इसीलिए जो है ना वो लोग ईपीएस का भी पार्ट बन गए। उसे उस मेंबर सबको, जो फैमिली पेंशन का जो सदस्य था, वो सब जो ईपीएस में जुड़ गए ना, तो उस सभी सदस्य को जो फैमिली पेंशन का पार्ट थे, उन सभी को एग्जिस्टिंग मेंबर बोला जाता है। एग्जिस्टिंग मेंबर का मतलब हुआ कि वो सभी मेंबर ईपीएस स्कीम के अंतर्गत, वो सभी मेंबर जो पहले से फैमिली पेंशन का पार्ट थे, पहले से फैमिली पेंशन के सदस्य थे, उसे एग्जिस्टिंग मेंबर बोला जाता है। फैमिली का डिफिनेशन ईपीएस में क्या दिया गया है? फैमिली का मतलब कुछ नहीं है। अगर हस्बैंड है ना, तो उसके केस में अगर वाइफ और बच्चे जो होंगे वो फैमिली कहलाएंगे। अगर वाइफ है तो अगर वाइफ मानिए सदस्य है, तो उस केस में जो है हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो उसके फैमिली कहलाएंगे पेंशन के लिए। कि नहीं आया समझ में? अगर लीगली अडॉप्टेड बच्चा है ना, तो वो भी जो है बच्चा कहलाएंगे। कि नहीं आया समझ में? तो फैमिली का डिफिनेशन जो ईपीएस में दिया गया है कि अगर वाइफ है तो हस्बैंड और बच्चे, और अगर हस्बैंड है तो वाइफ और बच्चे। कि नहीं आया समझ? पेंशन, तो पेंशन मतलब हुआ कि पेंशन पेबल अंडर द ईपीएस स्कीम। ईपीएस स्कीम में जो है हर एक मेंबर, जो भी एम्प्लॉय होता है, जो एलिजिबल होता है, उसको पेंशन हम लोग देते हैं। तो पेंशन जो देते हैं उसी ही पेंशन का डिफिनेशन आप सिंपल सा समझ गए होंगे। कि नहीं? मेंबर किसे बोलते हैं? तो मेंबर का मतलब वो हुआ कि जो ईपीएस स्कीम जो है, ईपीएस स्कीम में जो मेंबर है वो हमारा मेंबर होगा। ठीक है, मेंबर मीन्स द एम्प्लॉय हु बिकम ए मेंबर ऑफ एम्प्लॉय पेंशन फंड। जो ईपीएस स्कीम का जो पार्ट बन गया, उस सदस्य सबको हम लोग मेंबर बोलेंगे। ठीक है, अभी रात ईपीएस स्कीम से हट भी तो लोग जाते हैं ना। यस, आप देखे होंगे कि टेंसी लेकर के जो है विड्रॉल कर लेते हैं। मतलब टेंसी जो लेते हैं, कोई मेंबर जो है पेंशन में टेंसी ले लेते हैं, तो इसका मतलब वो क्या किए, विड्रॉल कर लिए। तो इस विड्रॉल कब होता है? मतलब पेंशन स्कीम से कोई पर्सन सीज कब करेगा? तो 58 साल हो जाएगा सीज कर जाएगा। या फिर जो पेंशन का बेनिफिट अगर वो ले लेता है तब भी सीज कर जाएगा। तो पेंशन का कोई सर बेनिफिट क्या सब होता है? तो पेंशन का बेनिफिट आप जानते ही हैं कि टेंसी ले सकता है, टेंडी ले सकता है। ये सब जब ले लेगा, या 58 साल का हो गया, या फिर डेथ हो गया, तो इस केस में जो है वो मेंबर को मतलब ईपीएस स्कीम से सीज माना जाता है, हट गया वो। कि नहीं आया समझ? इसके बारे में मैं डीपली अंदर में बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस। तो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस का मतलब क्या हुआ कि वैसा सर्विस जिसमें कंट्रीब्यूशन नहीं आया। नहीं आया समझ? वैसा सर्विस, एक्चुअल सर्विस का वो मतलब वो पार्ट, एक्चुअल सर्विस में कुछ ऐसा भी पार्ट होगा ना जिसमें कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, तो उसे हम लोग नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस बोलेंगे। ऑर्फन का मतलब क्या हुआ? तो ऑर्फन का मतलब जिसका पेरेंट्स नहीं हो। पास्ट सर्विस का मतलब क्या हुआ? ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पास्ट सर्विस का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, पास्ट सर्विस का मतलब वही हुआ कि जो 16 नवंबर जो हम लोग का डेट था ना, ये ईपीएस स्कीम 16 नवंबर से लागू हुआ। लेकिन कोई मेंबर ऐसा भी हो सकता है जो पहले से था, मतलब फैमिली पेंशन का हिस्सा, वो हमारे में सदस्य बन जाएगा। तो उसका जो सर्विस, पिछले वाला सर्विस जो कहलाएगा ना, उसे पास्ट सर्विस बोलते हैं। मानिए कि किसी पर्सन ने 90 में ज्वाइन किया था, उस समय तो ईपीएस आया नहीं था, तो फैमिली पेंशन का हिस्सा था। तो 90 से जो 16 नवंबर 95, मतलब 15 नवंबर 95 तक के बीच का जो पीरियड है ना, उसे पास्ट सर्विस बोलते हैं। सिंपल सा याद रखिए कि ईपीएस स्कीम से बनने से पहले का जो टाइम पीरियड था, बनने के पहले कोई पर्सन ने फैमिली पेंशन का हिस्सा था, तो वो सर्विस जो उसका कहलाएगा वो पास्ट सर्विस कहलाएगा। और जो पेंशन स्कीम बन गया उसके बाद का सर्विस जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? तो एक्चुअल सर्विस कहलाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके बाद पे का डिफिनेशन दिया गया कि पे किसको बोलते हैं। तो पे आप सिंपल सा जो ईपीएफ स्कीम में, ईपीएस स्कीम में, सब जगह से वही है कि पे का मतलब होता है बेसिक, डीए, रिटेनिंग अलाउंस और कैश वैल्यू ऑफ फूड कॉन्सेशन। बेसिक भी आएगा, डीए भी आएगा, रिटेनिंग अलाउंस भी आएगा, और फूड वैल्यू जो होगा कॉन्सेशन, फूड वैल्यू कॉन्सेशन जो होता है वो भी आएगा पे का डिफिनेशन में। ठीक है, इसी पे जो है ना 12% लिया जाता है एम्प्लॉयर से और एम्प्लॉई से। कि नहीं आया समझ? उसके बाद पेंशन फंड किसे बोलेंगे हम लोग? तो पेंशन फंड मतलब क्या हुआ? यही जो 12% लेंगे एम्प्लॉयर से, कंपनी जो 12% लेंगे ना, उसी का 8.33% जो है हम पेंशन में भेज देते हैं। कि नहीं आया समझ? तो जो पेंशन में भेजेंगे तो पेंशन का फंड जमा हो गया ना, तो उसे हम लोग पेंशन फंड बोलेंगे। पेंशनेबल सर्विस क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम लोग पेंशन कैलकुलेट करते हैं ना, तो वहाँ पे पेंशनेबल सर्विस का जरूरत होता है। तो पेंशनेबल सर्विस का मतलब क्या हुआ कि सर्विस रेंडर बाय द मेंबर फॉर विच द कंट्रीब्यूशन हैज बीन रिसीव्ड या रिसीव्ड। मतलब कि पेंशनेबल सर्विस उसको बोलेंगे, उस सर्विस को बोलेंगे जिसमें उस पर्सन का, उस सदस्य का जो है पेंशन आया है। कि नहीं आया समझ?
इसके बाद है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। देखिए क्या होता है ना कि हमारा जो पेंशन स्कीम है ना, उसके द्वारा हम लोग बहुत सारे पेंशन देते हैं। जैसे एक तो आप देखे होंगे कि कोई पर्सन जो है पेंशन एलिजिबल होने से पहले ही विड्रॉल कर लेता है, जो 10C के थ्रू दे देते हैं पेंशन बेनिफिट, या फिर हम लोग स्कीम सर्टिफिकेट के थ्रू दे देते हैं उसे पेंशन बेनिफिट। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं एलिजिबल होते हैं पेंशन के लिए, तो बहुत सारा पेंशन होता है, जैसे मेंबर पेंशन होता है, विडोअर पेंशन होता है, बहुत सारे होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसी में एक पेंशन ये भी होता है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन। ठीक है, परमानेंट टोटल डिसेबल। तो जो पर्सन अगर परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया ना, उसको मतलब अब किसको बोलेंगे एक परमानेंट डिसेबल पर्सन है, तो जो पर्सन जो है वो इनकैपेसिटी एंड एम्प्लॉय टू वर्क, मतलब कि एक एम्प्लॉय जो है वो अब वो काम नहीं कर सकता है। पहले वो काम कर सकता था लेकिन अब वो 100% अब उस काम को नहीं कर सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं इनकैपेसिटेड टू एन एम्प्लॉय फॉर ऑल वर्क, मतलब वो काम करने के लिए लायक नहीं बना, अब लायक नहीं रहा, तो उसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। कि नहीं है इसमें? अभी ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि अभी हम लोग डिसेबलमेंट पेंशन पढ़ेंगे ना, तो इसीलिए हम लोग को पता होना चाहिए परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट किसको बोलते हैं हम लोग। तो वो पर्सन मतलब वैसा सदस्य जो है वो काम करने के लायक नहीं रहा, मतलब वो जो है डिसेबल्ड हो गया, और इस तरह डिसेबल हो गया कि 100% उस वर्क को नहीं कर सकता था जिस वर्क को कर रहा था। ठीक है, इसके लिए एग्जामिनेशन भी होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन उसका। ठीक है, और कुछ नहीं है, और भी जो भी वर्ड कह रहा है कि इसमें जो भी वर्ड आएंगे वो EPF जो एक्ट था उसी का मतलब उसी को डिफिनेशन को आप मान सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पैरा 3 में जाते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर पेंशन फंड की बात की गई। तो आप सिंपल सा पूछेंगे ना सर कि पेंशन जो ये EPS स्कीम पर है इसमें फंड कहाँ से आते हैं, कहाँ ये फंड आया कहाँ से, उसी के बारे में दिया गया एम्प्लॉय पेंशन फंड, मतलब एम्प्लॉय पेंशन में फंड कहाँ से आते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो अभी मैंने पढ़ा था कि पे में क्या सब होता है, बेसिक DA RA एंड फूड वैल्यू ऑफ कंसेशन, उसका 12% जो हम लोग लेते हैं ना, उसी का 8.33%, ठीक है, पेंशन फंड में डाल दिया जाता है। पेंशन फंड के लिए आप जानते होंगे अकाउंट 10 होता है, उसमें डाल दिया जाता है अकाउंट 10 में। ठीक है, कब डालता है? तो जैसे ही मंथ खत्म हुआ तो उसके 15 दिन के अंदर कहा जाता है कि उसको डालना है कि नहीं है, इसमें ECR के थ्रू डाल दिया जाता है। एम्प्लॉयर के पार्ट को ध्यान रखें कि ये एम्प्लॉयर का पार्ट होता है कि नहीं है। इसमें आपको कि सर कितना डाल देता है? एक पर्सन का मानिए कि आपने जो पे बोला वो 20,000 है, तो 20,000 का 12% डाल देगा क्या? तो नहीं, मैक्सिमम सीलिंग है। मैक्सिमम सीलिंग कहा गया कि EPS स्कीम के लिए बोला गया कि जो मैक्सिमम सीलिंग है ना 2014 के बाद, जो वो मैं बताऊंगा आगे, वो 15,000 ही है। 15,000 से ज़्यादा पे नहीं डाल सकता है वो 12%। ठीक है, 15,000 भी ध्यान रखना है। हमेशा जो भी रुपया डालेगा ना पेंशन फंड में एम्प्लॉयर के थ्रू, जो 8.33% आएगा वो नियरेस्ट रुपी में आएगा, नियर राउंड ऑफ रुपीज में आएगा। मतलब कि अगर 50 पैसे से ज़्यादा तो उसे 1 रुपया हम लोग मानेंगे कि नहीं आया समझ में। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी है इसमें लिखा हुआ कि एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ फैमिली पेंशन जो है, फैमिली पेंशन के जितने भी एसेट एंड लाइबिलिटी थे वो हमारे EPS फंड में डाल दिए गए। मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए क्या था नहीं कि EPS स्कीम बनने से पहले, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 बनने से पहले फैमिली पेंशन स्कीम था। तब फैमिली पेंशन स्कीम को जो ख़त्म करेंगे तो उसका जो सदस्य था उसको EPS का पार्ट बनाएंगे ना, तो इसीलिए जितना भी उसमें रुपया था EPF, ये जो फैमिली पेंशन स्कीम में जो रुपया था उसको EPS में डाल दिया गया, और उसके सदस्य को भी EPS में डाल दिया गया, बनने के लिए ऑप्शन दिया गया। नहीं आया समझ में? तो इसीलिए एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द फैमिली पेंशन स्कीम ट्रांसफर्ड इनटू द EPS स्कीम 1995। कि नहीं आया समझ? तो ये समझ में आ गया ना कि एम्प्लॉय पेंशन फंड जो हमारा पैरा 3 बोलता है, एम्प्लॉय पेंशन फंड के बारे में बोलता है, इसमें कहाँ से रुपया आता है, क्या आता है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद है पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। पैरा 4 में पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात करता है, जो मैंने आपको डीपली बता ही दिया कि पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर का जो पार्ट होता है 8.33%, वही जो होता है पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। मतलब कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट आता है, कहाँ से आता है? एम्प्लॉयर का जो पे का जो 12% होता है उसमें से 8.33% जो है EPS फंड में डाल दिया जाता है। तो ये कंट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, अब आके सर ये किसको डालना रहता है? मानिए कि एक कोई मेंबर है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ज्वाइन किया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्टर को डालना है क्या? नो। कहा है क्या यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगा वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का होगा, मतलब जो मेन एम्प्लॉयर है ना उसका होगा। कोई कॉन्ट्रैक्टर आप जानते होंगे, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी जो है सदस्य ज्वाइन करते हैं और उसका जो मेन कंपनी रहता है वो अलग होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे दिया गया है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे दिया गया है, जो मेन उस कंपनी का है। ठीक है, अब रहा कि अगर ये देखिए अभी आ गया कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी।
अगर कोई पर्सन डिसेबल हो गया तो हम लोग डिसेबल पेंशन देते हैं ना, डिसेबलमेंट, अभी मैं बता रहा था परमानेंटली डिसेबल पेंशन दिया जाता है। तो वो जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसमें सरकार 3 साल तक कंट्रीब्यूशन देती है। मतलब क्या होता है कि मानिए कोई कंपनी में एक सदस्य काम कर रहा था, अब वो डिसेबल हो गया, परमानेंटली डिसेबल हो गया, तो अब तो वो कंपनी छोड़ दिया क्योंकि अब तो काम नहीं कर पाएगा। तो अब उसका पेंशन का जो हिस्सा है ना, सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है। कितना साल तक? तो 3 साल तक उसमें देती है। ठीक है, गवर्नमेंट 3 साल तक कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सर 3 साल अगर कंट्रीब्यूशन देता है तो फिर पेंशन कैसे इसको आप देंगे? तो देखिए हमारे ईपीएस स्कीम में बोला गया है, कोई पर्सन डिसेबल हो जाता है ना, उसको जो पेंशन देने के लिए जो हमारा बोला गया है कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए बोला गया केवल 1 महीने का कंट्रीब्यूशन। तो सरकार तो 3 साल तक दे रही है ना, तो इस पर्सन को पेंशन मिल जाएगा। जो भी पर्सन डिसेबल हो जाता है तो डिसेबलमेंट पेंशन जो बनते हैं ना, तो उसके लिए 1 महीने का भी कंट्रीब्यूशन जरूरी होता है। तो आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि पैरा 4 में पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात की गई है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि एम्प्लॉयर के 12% का 8.33% जो है वो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन के रूप में आता है। साथ ही साथ ये जमा करने का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को दिया गया है। डिसेबलमेंट के केस में जो है सरकार 3 साल तक जो पेंशन में आने वाला कंट्रीब्यूशन था सरकार भरती है। डिसेबलमेंट जो डिसेबलमेंट एक्ट के द्वारा जो उसे एग्जामिन किया जाता है, अगर वो डिसेबलमेंट पाया जाता है, अगर उसे डिसेबलमेंट पेंशन बनाना है, 3 साल तक सरकार कंट्रीब्यूशन देता है। डिसेबलमेंट के साथ साथ यहाँ देख सकते हैं कि कोई ऑटिज्म का शिकार, सेरिब्रल पैलिसी का या मेंटल रिटार्डनेस या मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर भी कोई सदस्य होता है तो उसका सरकार 3 साल तक पेंशन में कंट्रीब्यूशन देता है। अब जो पैरा 5 है वो बोलता है रिकवरी ऑफ द डैमेजेस फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन। देखिए अगर कोई एम्प्लॉयर है, मतलब कोई कंपनी है, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है अपना कंट्रीब्यूशन देने में, ठीक है, तो अब क्या होगा? तो अब उससे हम रिकवरी करेंगे ना, तब ना हम पेंशन इतना लोगों को जो दे रहे हैं वो कैसे देंगे? जब तक उस कंपनी से रिकवर नहीं करेंगे तब तक नहीं दे सकते। इसीलिए उसके रिकवरी के बारे में पैरा 5 डिस्कस करता है कि रिकवरी ऑफ डैमेजेस फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन। अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन देने में एम्प्लॉयर डिफॉल्ट कर जाता है तो CPFC, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, या कोई भी ऑफिसर जो ऑथराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो ऑफिसर जो है पेनल्टी और डैमेजेस के थ्रू जो है रिकवरी करेगा वो कंट्रीब्यूशन। कि नहीं आया समझ? मैंने आपको ये भी बताया था कि पेनल्टी लेने का जो तरीका होता है कि 2 महीना अगर लेट कर दिया कंट्रीब्यूशन देने में तो 5% उसे पेनल्टी के रूप में लिया जाता है। 2 से 4 महीने का रहता है तो 10%, 4 से 6 महीने का रहता है तो 15%, और 6 महीने से ज़्यादा का रहता है तो 25% लिया जाता है। तो क्या याद रखना है कि पैरा 5 में जो है पेनल्टी के बारे में डिस्कस किया गया। अगर कोई एम्प्लॉयर डिफॉल्ट हो जाता है तो उसे डैमेज पेनल्टी के रूप में हम कंट्रीब्यूशन वसूलते हैं। अगर वो जितना लेट करता है उतना परसेंटेज जो है उसको भी पेनल्टी लगता है। कि नहीं आया समझ? और नियरेस्ट रुपी तो हमेशा याद रखिए कि हम लोग हमेशा राउंड ऑफ रुपीज़ में लेते हैं, मतलब 19.5 पैसा जो है वो नहीं लेंगे हम लोग, या तो 20 रुपया लेंगे, 19 रुपया लेंगे, मतलब 50 पैसे से ज़्यादा हो तो उसे हम लोग आगे बढ़ा देंगे 1 रुपया। ठीक है, हम लोग ने पैरा 5 तक कंप्लीट कर लिया। पैरा 6 इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैरा 6 बोलता है कि ईपीएस स्कीम का मेंबर कौन होगा, मेंबरशिप ऑफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। हमारा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का सदस्य कौन सा होगा उसके बारे में डिस्कस करता है पैरा 6। पैरा 6 में 4 सब पैरा है जो आप देख सकते हैं ABCD करके दिया हुआ है। इसमें चारों में लिखा गया है कि कौन जो है ईपीएस स्कीम का सदस्य होगा। तो सबसे पहला ए में लिखा गया है कि 16 नवंबर 1995 जब ईपीएस स्कीम बनाना, उसके बाद अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो ईपीएफ स्कीम का हिस्सा बनाना, ईपीएफ स्कीम में बोल रहा हूँ, ईपीएफ स्कीम का जो हिस्सा बना, सदस्य बनाना, वो ऑटोमेटिकली ईपीएस स्कीम का भी सदस्य बन जाएगा। ये ए में लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ है कि जो पर्सन पहले से फैमिली पेंशन स्कीम में थे ना, उसको भी क्या किया गया, एसेट एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर किया गया पेंशन में। तो वो लोग भी जो पहले फैमिली पेंशन का हिस्सा था वो लोग जो है इसमें आ गए ईपीएस में, तो वो लोग भी जो होंगे ईपीएस के सदस्य होंगे। लिखा हुआ है कि हु हैज बीन अ मेंबर ऑफ सीज्ड फैमिली पेंशन स्कीम 1971 बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईपीएस स्कीम। मतलब ईपीएस स्कीम से पहले जो फैमिली पेंशन स्कीम था उसका भी सदस्य सबको क्या किया गया, इसमें लाया गया। ठीक है, अब सी नंबर इंपॉर्टेंट है कि जो सब पैरा सी है उसमें कहा गया कि मानिए कोई पर्सन ऐसा था जो 1 अप्रैल 1993 से लेकर के 16 नवंबर 1995 के बीच में जो है उसने क्या किया, तो छोड़ दिया था फैमिली पेंशन स्कीम को। कि नहीं आया समझ में? 1 अप्रैल 1993 से लेकर के 15 नवंबर 1995 के बीच में अगर कोई भी पर्सन छोड़ा होगा ना,
मतलब मैं बात कर रहा हूँ उस पीरियड की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 अप्रैल 1993 से ऑप्शन दिया गया है किसी को जुड़ने के लिए। तो इसीलिए सी नंबर बोलता है कि जो पर्सन ने 1 अप्रैल 1993 से लेकर के हमारा ईपीएस स्कीम जब बना उससे एक दिन मतलब 15 नवंबर 1995 तक अगर कोई पर्सन छोड़ा है ना तो उसे ऑप्शन दिया जाएगा। फैमिली पेंशन को छोड़ा है तो उसे ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आपको ईपीएस में जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। ये सी याद रखिएगा क्योंकि आगे भी काम आ जाएगा। कि नहीं आया समझ। उसके बाद डी बोलता है कि देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ईपीएस स्कीम। ईपीएस स्कीम से पहले फैमिली पेंशन स्कीम था। तो मानिए कि कोई पर्सन ऐसा होगा जो पहले फैमिली पेंशन का पार्ट नहीं थे लेकिन उस समय पीएफ का पार्ट थे, हमारे जो प्रोविडेंट फंड स्कीम था उसका पार्ट थे, एग्जेम्प्टेड थे वो, मतलब पेंशन से एग्जेम्प्टेड लिए थे। लेकिन अब जब ईपीएस बन गया ना तो उसको लगा कि ईपीएस बहुत अच्छा है तो मुझे भी पार्ट बनना चाहिए। तो उस एग्जेम्प्टेड पर्सन जो पहले एग्जेम्प्टेड थे फैमिली पेंशन से उसको भी बोला गया कि अगर आपको भी जुड़ना है ना तो आप भी जुड़ सकते हैं ईपीएस में। तो ये 4 तरह का कैटेगरी है जिससे हम लोग को पता चलता है कि ईपीएस का सदस्य कौन कौन होंगे। मैं शॉर्ट में देख सकते हैं, बगल में मैंने लिखा भी है ईपीएस का सदस्य कौन सब होगा। तो लिखा है कि 16 नवंबर 1995 के बाद जो ईपीएफ का हिस्सा बना ना वो सब सदस्य जो है ईपीएस का भी हिस्सा माना जाएगा। ठीक है। जो फैमिली पेंशन का जो देखिए जो हमारा पहले क्या था कि फैमिली पेंशन वाला को एसेट एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर किया गया किसमें, ईपीएस में। तो वो सभी लोग भी जो है क्या होंगे, ईपीएस का सदस्य होंगे जिसको इसमें ट्रांसफर करा दिया गया है। ठीक है। सी नंबर बोलता है कि 1 अप्रैल 1993 से लेकर के 15 नवंबर 1995 के बीच में अगर कोई पर्सन छोड़ दिया फैमिली पेंशन स्कीम को तो उसको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो जो है ईपीएस का हिस्सा बन सकते हैं। और लास्ट जो डी बोलता है वो बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है, डी में क्या बोलता है कि उस समय फैमिली पेंशन के समय में वो पर्सन जो थे एग्जेम्प्टेड थे फैमिली पेंशन से और ईपीएफ का पार्ट थे उस समय। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ कि 16 नवंबर 1995 से पहले कोई सदस्य ऐसा भी हो जाएगा, कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसा भी होगा जो ईपीएफ का पार्ट होगा लेकिन वो ईपीएस से एग्जेम्प्ट लिए थे, एग्जेम्पशन मिला था उसे। ठीक है। तो उसको भी मौका दिया जाएगा अगर उसको लगा कि ईपीएस अच्छा है स्कीम है तो उसको भी जो है ईपीएस में क्या है उसको अगर मन होगा तो वो क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। नहीं आया समझ में। तो 6 जो पैरा है वो मेंबरशिप के बारे में बताता है जो हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है। अब देखिए 6A पैरा है। 6A पैरा बोलता है रिटेंशन ऑफ मेंबरशिप, किसी पर्सन का मेंबरशिप कब तक रहेगा। तो इसके लिए देखिए कि क्या दिया गया है कि किसी पर्सन का मेंबरशिप कब तक रहेगा, तो जब तक वो 58 साल का होता है तब तक उसका मेंबरशिप क्या होता है, रहता है। ठीक है। या फिर अगर जब तक वो विड्रॉल बेनिफिट नहीं लिया है तब तक उसका रहेगा। अभी देखिए क्या है कि हमारा ईपीएस स्कीम में क्या है कि जो 58% का हो जाते हैं वो सुपर एन्युएशन ले सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा आगे जाकर के पेंशन कितने तरह के होते हैं ये सब। तो रिटेंशन ऑफ मेंबरशिप में लिखा है कि ए मेंबर ऑफ ईपीएस स्कीम शेल कंटिन्यू टू सच मेंबर, उस मेंबर तब तक रहेगा कब तक, जब 58 साल होता है। ठीक है। या फिर जब तक वो बेनिफिट नहीं लिया है। मानिए कि कोई पर्सन टेंसी निकाल लिया, अपना टेंसी से विड्रॉल कर लिया, टेंसी निकाल लिया, तो अगर टेंसी निकाल लेगा तो मेंबर अब थोड़े रहेगा क्योंकि उन्होंने बेनिफिट ले लिया, या फिर स्कीम सर्टिफिकेट ले लिया, या फिर डेथ कर गया, डेथ के बाद उसके पेंशन बनेगा। तो उस सभी पर्सन को जो है मेंबरशिप खत्म हो जाता है ईपीएस का। कि नहीं आया समझ में। ईपीएस का मेंबर कब तक रहता है, जब तक 58 साल हुआ है या जब तक उन्होंने बेनिफिट नहीं लिया है। ठीक है। तब तक जो है उसका मेंबरशिप रहता है। यहाँ बात भी की गई है पैरा 14 की। पैरा 14 हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पैरा 14 में विड्रॉल का प्रावधान है कि ईपीएस से कैसे विड्रॉल किया जाता है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई पर्सन टेंसी ले लेता है तो वो विड्रॉल कहला जाएगा, डेथ हो जाएगा विड्रॉल कहलाएगा। ठीक है। तो इस सब केस में जो है क्या होता है, मेंबरशिप खत्म हो जाता है ईपीएस की। तो रिटेंशन ऑफ मेंबरशिप समझे ना कि रिटेंशन ऑफ मेंबर मतलब मेंबरशिप कब तक रहेगा, तो 58 साल तक रहेगा, जब तक विड्रॉल नहीं लिया है तब तक रहेगा। ठीक है। ओके। अभी देखिए मैं बात कर रहा था अभी जो पैरा 6 बताया था ना, पैरा 6 उसमें सी नंबर बताया था कि 1 अप्रैल 1993 से लेकर के 95 तक के लोगों को ऑप्शन दिया गया। ठीक है। अगर उसने फैमिली पेंशन को छोड़ा है, अभी वो काम आएगा हम लोग को पैरा 7 में। पैरा 7 में बोला है कि ऑप्शन फॉर ज्वाइनिंग द स्कीम। मैंने आपको पहले भी बताया था ऑप्शन किसको मिला है ईपीएस में ज्वाइन करने के लिए। तो लिखा है पैरा 7 में, 7 का जो सब पैरा A1 है ना उसमें लिखा है कि जो हमारा पैरा 6 में जो सी नंबर था ना उस जिसमें बोला गया था कि 1 अप्रैल 1993 से लेकर के 15 नवंबर 1995 के बीच में जो पर्सन मानिए फैमिली पेंशन को छोड़ा है उसको ईपीएस में सदस्य बनने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। तो इसमें 2 कैटेगरी हो सकता है कि एक ऐसा भी हो सकता है पर्सन जो मानिए कि ऐसा भी हो सकता है ना कि 1 अप्रैल 1993 से लेकर के 15 नवंबर 1995 के बीच में मानिए वो डेथ कर गया तो अपने आप फैमिली पेंशन से हट गया होगा, या फिर हो सकता है कि जानबूझ करके उसने विड्रॉ कर लिया होगा, फैमिली पेंशन से हट गया। तो 2 केस की बात करता है 7 में, देख सकते हैं आप सब पैरा 1 और सब पैरा 2 में लिखा गया है कि जो पर्सन जो है देखिए लिखा हुआ है कि मेंबर रिफर टू अंडर द सब पैरा सी टू पैराग्राफ पैरा 6 में जो दिया गया है हुआ है कह रहा है कि डेथ हो गया बिटवीन द 1 अप्रैल 1993 से 15 नवंबर,
उसको भी जो है क्या है, ईपीएस स्कीम के बनने के लिए जो है ऑप्शन दिया जाएगा। उसके सदस्य को, उसके फैमिली को बोला जाएगा आप ईपीएस का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आपके जो है, जो मानिए कि कोई सदस्य था वो डेथ कर गया है, इसके बीच में नहीं है। तो 1 अप्रैल 1993 से लेके 15 नवंबर 1995 के बीच में अगर कोई पर्सन डेथ कर गया है, ठीक है, तो उसको भी ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपने डेथ से, मतलब डेट ऑफ डेथ से जो है ईपीएस का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। मतलब उस सदस्य तो नहीं रहा, लेकिन उस सदस्य को बेनिफिट मिलेगा ईपीएस का। और दूसरा क्या बोलता है कि अगर मानिए कि डेथ नहीं हुआ होगा और जानबूझ करके फैमिली पेंशन को छोड़ा होगा, तो उसको भी ऑप्शन दिया जाएगा कि अब आप जो है ईपीएस का हिस्सा बन जाइए, ठीक है, क्योंकि ईपीएस अच्छा स्कीम है कि नहीं आया उसमें। तो 7 का सब पैरा 1 और सब पैरा 2 आई थिंक आपको समझ में आ गया, जिसमें ऑप्शन दिया गया है किस किस को, उसके बारे में डिस्कस करता है, खास करके उस पर्सन को जो 1 अप्रैल 1993 से लेकर 15 नवंबर 1995 के बीच में या तो विड्रॉ किया है अपने मन से या फिर डेथ कर गया, उस दोनों को ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सब पैरा 3 में लिखा गया है कि मानिए, मैं जो अभी बता रहा था, उस समय मानिए वो फैमिली पेंशन से एग्जेम्प्टेड थे उस समय, ठीक है, मतलब 1995 से पहले जो है 16 नवंबर 1995 से पहले मानिए कोई एस्टेब्लिशमेंट या कोई सदस्य जो एग्जेम्प्टेड थे, ठीक है, तो उस पर्सन को क्या दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा कि वो भी, मतलब इस 3 कैटेगरी को ऑप्शन दिया गया है कि आप जो है ईपीएस का हिस्सा बन सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने पैरा 7 को कंप्लीट किया। पैरा 8 को देखते हैं। पैरा 8 बोलता है कि रिजोल्यूशन ऑफ डॉट, अगर कोई बनिए कि डॉट हो गया, मतलब कि कौन सदस्य होगा ईपीएस का और कौन सदस्य नहीं होगा, इसके बारे में अगर डाउट होता है तो इसका निपटारा कौन करेगा, तो इसके लिए ऑथराइज ऑफिसर बनाया गया है आरपीएफसी को। तो ये याद रखना है कि पैरा 8 में हम लोग को बताता है रिजोल्यूशन ऑफ डॉट के बारे में। उसके बाद है पैरा 9, जिसमें होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इलिजिबल सर्विस के बारे में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इलिजिबल सर्विस, कोई पर्सन को पेंशन बनेगा तो उसके लिए हम उसका सर्विस देखेंगे, उस सर्विस में भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि इलिजिबल सर्विस कौन सा है, मतलब ठीक है। तो इलिजिबल सर्विस का क्या दिया है, तो इलिजिबल सर्विस में बोला गया है कि कंट्रीब्यूटरी सर्विस, मतलब जिसमें उसका कंट्रीब्यूशन आया है ना, सब इलिजिबल सर्विस होगा, कि नहीं आया समझ में। तो कंट्रीब्यूशन जब आया है सब जो है इलिजिबल सर्विस कहलाएगा। अगर मानिए 6 महीना से अगर ज़्यादा रहता है ना, उसे हम लोग 1 साल लेते हैं, और 6 महीना से कम रहता है तो उसे हम लोग इग्नोर करते हैं। तो ये याद रखिएगा बस, ठीक है। तो इलिजिबल सर्विस का मतलब हुआ किसी कोई पर्सन ईपीएस में पेंशन के लिए जो बनता है, पेंशन के लिए जो इलिजिबल होता है, उसके लिए इलिजिबल सर्विस हम लोग को पता होना चाहिए। इलिजिबल सर्विस का मतलब सिंपल होता है कंट्रीब्यूटरी सर्विस, जिसमें उसका कंट्रीब्यूशन आया है, कि नहीं आया समझ में, कंट्रीब्यूशन आया। राउंड ऑफ वाला फिगर याद रखिएगा कि 6 मंथ से ऊपर को 1 ईयर माना जाता है और 6 मंथ से कम को इग्नोर किया जाता है, ठीक है, ओके। लेकिन याद रखिएगा कि सीजनल एम्प्लॉय के केस में प्रॉब्लम है। सीजनल एम्प्लॉय के केस में क्या होता है कि मानिए किसी पर्सन का 7 महीना कंट्रीब्यूशन आया तो उसको तो 1 साल मानना पड़ेगा, 5 महीना भी आएगा उसको भी 1 साल मानना पड़ेगा, क्योंकि सीजनल एम्प्लॉयमेंट के केस में, क्योंकि सीजनल वाला कंपनी है ना, तो सीजन में चलता है, उसमें जो है कम सर्विस भी 1 साल के अंदर कम सर्विस भी रहता है, तो उसको 1 ईयर माना जाता है, कि नहीं आया समझ, ओके। उसके बाद हम लोग का जो है कि इसमें देखिए, एक में ए लिखा था कंट्रीब्यूटरी सर्विस के बारे में, उसमें बी लिखा है कि अगर मानिए कोई पर्सन जो है एग्जिस्टिंग मेंबर है, मतलब एग्जिस्टिंग मेंबर मतलब जो फैमिली पेंशन का हिस्सा था। एग्जिस्टिंग मेंबर का डिफिनेशन मैंने बताया था कि वो सदस्य जो पहले फैमिली पेंशन का पार्ट था, उसे जब ईपीएस में ट्रांसफर किया गया ना, तो उसे हम लोग एग्जिस्टिंग मेंबर बोले। एग्जिस्टिंग मेंबर के लिए इलिजिबल सर्विस हम लोग किसको बोलेंगे, तो वही इलिजिबल सर्विस यही वही होगा उसमें भी, कि अगर मानिए वो इलिजिबल सर्विस देखिए हम लोग एग्जिस्टिंग मेंबर का, तो उसमें क्या होगा, एग्रीगेट हो जाएगा। 1995 पहले सर्विस जब तक कंट्रीब्यूशन है वो जोड़ देंगे, और उससे 95 के बाद जो सर्विस होगा उस दोनों को जोड़ देंगे, तो वो उसका इलिजिबल सर्विस हो जाएगा। नहीं समझे आप? हाँ, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उस केस में अगर किसी पर्सन का सर्विस हम लोग देखें, एलिजिबल सर्विस क्या होता है, तो 1995 से पहले जब कंट्रीब्यूशन उसका आया है, जितना दिन कंट्रीब्यूशन आया है वो, और 1995 के बाद, क्योंकि वो पहले भी फैमिली पेंशन का इस दोनों को जोड़ देंगे तो एलिजिबल सर्विस हो जाएगा। सिंपल सा याद रखिए, एलिजिबल सर्विस का मतलब होता है कंट्रीब्यूटरी सर्विस, मतलब कंट्रीब्यूशन जब तक आया उसको हम लोग एलिजिबल सर्विस बोलते हैं, ठीक है। अब जो पैरा 10 है उसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ पेंशनेबल सर्विस, ठीक है। किसी पर्सन का पेंशनेबल सर्विस जो है कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग पेंशन कैलकुलेट करेंगे कि किसी पर्सन का पेंशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पेंशनेबल सर्विस का जरूरत होता है। तो देखिए पेंशनेबल सर्विस में क्या लिखा है उन्होंने कि पेंशनेबल सर्विस का मतलब वो सर्विस जिसमें कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं सर एलिजिबल सर्विस को भी पेंशनेबल सर्विस बोलते हैं। तो यह श्योरली जो है आप याद रख सकते हैं कि पेंशनेबल सर्विस वो सर्विस होते हैं जो क्या होगा कि
कंट्रीब्यूशन जब तक लिखा है कि पेंशनेबल सर्विस ऑफ द मेंबर शैल बी द डिटरमाइंड विद रिफरेंस टू द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड या रिसीवेबल ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। अगर किसी पर्सन का कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है ना, तो वो सभी पीरियड जो होगा उसका पेंशनेबल सर्विस कहलाएगा। इन केस ऑफ द मेंबर, अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानिए एक पर्सन है वो सुपर एन्युएट हुआ है, ठीक है, 58 साल का हुआ, 58 साल का हुआ, तब वो सुपर एन्युएट हो गया है, तो अब हमारे ईपीएस स्कीम से हटेगा। तब मानिए उसका 20 साल सर्विस था, तो अगर 20 साल का सर्विस है ना, तो उसे हम लोग 22 साल मानते हैं, ये याद रख।